हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। शाम को 6 बज रहे हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले करें मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर करेंगे मिडाइवल, उसके बाद एंशिएंट। ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा, खास करके यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि है यूरोपियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगले से जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर नहीं दिखेगा। चलिए क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत में, मुंबई में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपने देख भी लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी गोवा, सूरत, पांडिचेरी या फिर मद्रास में। तो स्थापित कहाँ की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री? यह स्थापित की गई थी सूरत में। दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई सूरत में, बम्बई में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। यह स्थापित की गई थी सूरत में। ए ऑप्शन करेक्ट है। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? दस्तक, औरंग, जाकत या फिर गोमत्सा। इसको कहा गया था आपका दस्तक, यानी कि वो एक दस्तक था जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी से लेकर के लेन देन में यानी कि छूट था और कोई भी उन पर टैक्स नहीं था। तो क्या था वो? दस्तक था। पूछा गया एग्जाम में। और आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दस्तक क्या था बेसिकली? देखिए, दस्तक वस्तु कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट या पारपत्र था। आपको यहाँ दिख रहा होगा। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूकसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। कभी भी आपसे पूछ लें कि दस्तक कौन जारी करता था, तो यह करता था कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट जारी करता था दस्तक को। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। कार्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कब किया गया? कार्नवालिस के समय। और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फारूकसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा था। अभी आपसे पूछ ले कि दस्तक को किसने मैग्ना कार्टा कहा था, तो वो क्या था? ओर्म ने। तो ऑप्शन नंबर ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। द्वितीय पुर्तगाली यानी कि वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? ड्यूरेट पकेको, लोपो सोरेज, वास्को डी गामा या फिर अल्वारेज काब्राल। तो ये कौन था? यह था अल्वारेज काब्राल। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। प्रथम पुर्तगाली अभियान के नेता वास्को डी गामा यानी कि 1498 ईस्वी था, आपको पता ही है। जबकि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता अल्वारेज काब्राल था। इस तरह से यह कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार आता है। यानी आपसे पूछ ले कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, तो आया था 1502 में। ये भी आपको याद रखना है। और नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था और केवल गोवा, दमन और दीप 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था। कौन कौन सा? गोवा, दमन और दीप 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। ये कहाँ का राजकुमार था? यह था पुर्तगाल का राजकुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था। उसके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव डियास ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप की और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि सबसे पहले बार्थोलोमेव डियास ने 1487 में उत्तमासा अंतरीप की खोज की। उसके बाद जो है
1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने में सफलता प्राप्त की और 1494 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इस तरह से इसमें 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आपको इसको याद रखना है। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर से, बेरार से, बीजापुर से या फिर गोतीगोंडा से। तो कहाँ से किया था अल्बुकर्क ने गोवा को कब्जा? यह किया था बीजापुर से, दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कुछ देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? हमने अभी दूसरे क्वेश्चन में इसको कवर कर लिया है। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान यानी कि सुनहरा फरमान इसको प्राप्त हुआ था। चलिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को 500 पगोड़ा वार्षिक कर देता था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया। ये जो है इसका आंसर होगा 1632। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, 1647 ईस्वी में फ्रांसिस डी नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और 1698 से 1699 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्सान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सुल्तानाती गोविंदपुर और कोलकाता की जमींदारी प्राप्त हुई थी। तो कब हुई थी? 1698 से 1699 के बीच में। भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, या फिर सी है अंग्रेज एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, या फिर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति थी, दैट मीन्स डी विल बी राइट। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण में स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तथा अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय आदि कारण सही है, लेकिन औरंगजेब की व्यापारिक विरोधी नीति पतन के कारणों में शामिल नहीं है। इसी वजह से पूछा गया था क्या कि शामिल नहीं है, ये पूछा गया था शामिल नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। कर्नाटक युद्ध हुए थे कब? किसी अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, या फिर अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो किसके बीच हुए थे? यह हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ था? ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में, 1746 टू 1748 इसके बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब किसने पराजित किया था? सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? निजाम उल मुल्क, ला बोर्डोने, डुप्ले, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने पराजित किया था? ये डुप्ले ने पराजित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध यानी कि 1746 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने पराजित किया था, जबकि प्रश्न में दिए गए विकल्प में पैराडाइज के विकल्प नहीं है। इस वजह से डुप्ले सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डुप्ले उस समय पुडुचेरी का गवर्नर था। एक्चुअल में इसका आंसर होगा पैराडाइज, लेकिन जब पैराडाइज नहीं है तो होगा डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध, या फिर 30 वर्षीय युद्ध? तो कौन सा जिम्मेदार था? यह था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध, दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।